4 days a week वर्क करो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सीईओ, तो बाकी आप चिल कर सकते हो। ये नामुमकिन है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप 4 दिन काम करें और 3 दिन काम ना करें। ऐसा कोई भी फार्मूला या ऐसा कोई भी अभी तक साइंस इस चीज़ को ईजाद नहीं कर सकी। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। मनी मेक्स मनी। जो लोग कहते हैं वो अपनी जगह ठीक कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। मेरा एक अपना नजरिया है, क्योंकि मैंने कभी पैसे से पैसा नहीं खींचा, तो इसलिए मैंने कभी इस फार्मूले पे काम नहीं किया। आर यू अ पॉलिटिकल पर्सन? देखिए, हर बंदा पॉलिटिकल होता है। जी। जो ये कहता है कि वो पॉलिटिकल नहीं होता, वो झूठ बोलता है। कुछ गवर्नमेंट भी जॉब हो, हो तो गवर्नमेंट जॉब हो तो अच्छी लड़की मिल जाती तो है। आपको कोई भी रिश्ता इजीली लड़के को दे देता है। लेकिन आपकी भी बड़ी यंग एज में शादी हुई, इसका क्या? आप तो प्राइवेट जॉब कर रहे थे। यंग एज में शादी करने का ये मेरा अपना डिसीजन था। मैंने अपने पेरेंट्स से खुद कहा था कि मेरी अब शादी करनी। Assalamu alaikum, this is your host Aisha Malik and today we have a podcast with an entrepreneur, CEO, PNY Group of Companies, Mr. Wahab Yunus. सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक मिस, बस रात को नींद नहीं आती। सर रात को नींद नहीं आती क्योंकि आपने इतनी बड़ी एक कंपनी खड़ी कर ली है, तो टेंशन से तो वाकई नींद नहीं आती होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पहुंच गई हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही पहुंचना पड़ता है सर। जी जी ठीक है सर। सर मुझे आप बताएं ज़रा कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आपके कोर्स मैंने इसके चीज़ों के बारे में बड़े पढ़े हुए हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। सही। तो इसकी तो डिग्रीज भी लोग करवा रहे हैं, कोर्सेज भी करवा रहे हैं, तो ये एक माइंडसेट किस तरह से? माइंडसेट तो डिग्री से नहीं आता ना। बिल्कुल, आपने अपने क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर अपने क्वेश्चन में दे दिया। देखिए, ये एक माइंडसेट है। एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी बुक से नहीं आप पढ़ सकते। ये वही वाली आप मेरे से बात कर रही हैं कि मैं आपको स्विमिंग सिखाना चाहता हूँ और आप जो हैं क्या करेंगे कि मैं आपको एक बुक दूंगा, हाउ टू स्विम, लर्न हाउ टू स्विम, और आपको वो बुक कहूँगा पढ़ लें। आप पढ़ने के बाद आपने कहा जी पढ़ ली, और मैं आपको 8 फुट पानी के अंदर फेंक दूँ, तो ये वही वाला साहब है। क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? डूब जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी सेम यही चीज़ है कि ये एक माइंडसेट है। ये बुक से नहीं आप पढ़ सकते, और बुक से आप इसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आती, ये आपको आती है एक्सपीरियंस से। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस करना होता है बिजनेसेस के अंदर, क्योंकि जो बुक के अंदर नॉलेज होता है वो कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जैसे लाइट चली गई जी जी, तो आप क्या करेंगे? आप एंटरप्रेन्योरशिप में लाइट का क्या है कि जी ओवरहेड्स कैसे आप इंक्रीज करेंगे, आपको जनरेटर लगाना है, वो कॉस्ट कैसे आप बेयर करेंगे, वो आपने कहाँ पर फिक्स करनी है। तो इस तरह आप एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा एक माइंडसेट के थ्रू लेके चलते हैं, और माइंडसेट भी इस लिहाज से कि उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप वीक हैं, मेंटली तौर पर प्रेशर नहीं ले सकते, अगर आप रातों को नहीं जाग सकते, अगर आप अपने आप को पेन में नहीं डाल सकते, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते। फिर आप जॉब आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है। तो इस हवाले से ये एक माइंडसेट है जिसके अंदर आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। सही। लाइक आपने अपनी लाइफ में बहुत प्रेशर हैंडल किया है। देखिए, हर बंदा करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला ही करता हूँ, हर बंदा करता है, लेकिन कहने का मकसद है प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे आप मोस्टली लोग चिल करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर सैटरडे संडे चिल नहीं करता, उसका कोई भी दिन सैटरडे संडे नहीं होता। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि आपका माइंडसेट और आपके चैलेंजेस एक आम बंदे से डिफरेंट हो जाते हैं। सर यही इसी आपकी बात से एक मैं चीज़ और निकालूंगी। मैंने काफ़ी जगह पे कोटेशंस पढ़ी हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि 4 days a week वर्क करो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सीईओ, तो बाकी आप चिल कर सकते हो, या आप अपने पूरे काम एक महीने के पहले ही सेटल कर लो, पूरा महीना आप चिल कर सकते हो। इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो लोग कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, या उनको सही एंटरप्रेन्योरशिप का उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। ये नामुमकिन है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप 4 दिन काम करें और 3 दिन काम ना करें। ऐसा कोई भी फार्मूला या ऐसा कोई भी अभी तक साइंस इस चीज़ को ईजाद नहीं कर सकी। अगर यही वजह होती तो आप देख ले दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, एलन मस्क है, मार्क ज़करबर्ग है, या कोई भी लोग हैं, आप इनको देख रहे हैं 24/7 आपको एक्टिव नजर आएंगे। इवन कि ये खाते पीते कपड़े भी आपको ऐसे लगेंगे कि ये शायद एक ही कपड़े के अंदर पूरा हफ्ता गुजार लेते हैं। तो चिल वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है ना। तो इससे ये साबित होता है चिल वाला। दूसरी बात ये कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जब आपके पास ऐसे अनएक्सपेक्टेड और अनसीन चैलेंजेस आते हैं जिसके अंदर आप 4 दिन वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी थी कि लाइट वाली, या कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस के फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई, आप इस तरह का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिसके अंदर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने अगले दिन एक पॉलिसी लगा दी है कि आप वो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब आप क्या करेंगे? तो ये कहने का मकसद ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपका इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है। आपको 7 दिन काम करना पड़ता है, आपको पेन लेनी पड़ती है, और आपको उसके अंदर बड़ा पेशेंस के साथ
एक चीज़ों को देखना पड़ता है। सर ये तो हो गया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अभी मुझे ये बताएं कि हमारी यूथ जो है ना बड़ी डिस्ट्रैक्ट होती जा रही है। हमारे पाकिस्तान की 64% यूथ है, हमारे पास असासा है यूथ का जो कि 20 से 30 प्लस एज के अंदर है और ये हमारी यूथ ही है। तो आप मुझे बताएं कि हम उनको कैसे बिजी रख सकते हैं। लोग टिकटॉक पे जा रहे हैं, टिकटॉक से फेमस हो रहे हैं। टिकटॉक की पर्सपेक्टिव मुझे बताएं कि टिकटॉक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और एज अ बैड इम्पैक्ट किस तरह से उसको हम लोग लेके चल सकते हैं। देखिए, कोई भी दुनिया के अंदर चीज़ जब आती है तो हमेशा से उसके दो पहलू होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि आप उसको फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं या आप उसको बुराई के लिए यूज़, नेगेटिविटी जो है जिसे कहते हैं कि नेगेटिव। टिकटॉक भी इसी तरीके से है। मैंने कई लोगों को उस पर मिलियनेयर भी बनते देखे और कई लोगों को उससे अपना टाइम वेस्ट करते भी देखा। अच्छा, इससे भी पहले हमने टिकटॉक से पहले भी एक चीज़ समझनी है और वो हमने समझना है कि आपने अपनी लाइफ के क्या गोल सेट किए हैं। देखिए, ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब एक सोशल नेटवर्क है। आज ये है, कल कुछ और आ जाएगा। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। पहले हमारे टाइम में माई स्पेस होता था, ऑर्किड होता था। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि ये इनको रिप्लेस किया फेसबुक ने, टिकटॉक ने और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ने। ये चीज़ें तो आती रहेंगी। पहली चीज़ ये होती है कि नौजवानों को करना क्या है। देखिए, ये सारे फोरम्स को हमेशा आप मनी मेकिंग के लिए यूज़ करें। देखिए, ये सब लोगों ने, जितनी भी कंपनीज हैं, टिकटॉक से लेकर फेसबुक तक, इन सब ने, इवन के यूट्यूब ने सबसे पहले लॉन्च किया था, मोनेटाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया हुआ। उसका मतलब ये होता है मोनेटाइजेशन का कि आप इसके ऊपर कंटेंट डालें और इस कंटेंट से पैसा कमाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मुझे स्पोर्ट्स बाइक का शौक है, जो कि मुझे है। मैं अगर उस स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूं और उनको मैं टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक पे अब डालना शुरू कर दूं, तो मैं अपने स्पोर्ट्स की हैबिट को भी पूरा कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं पैसा भी कमा रहा हूँ। और क्या पता 1 साल के अंदर मैं एक बाइक की जो मेरे पास है उससे मैं 2 बाइक्स ले लूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आपने यंगस्टर्स को मेरा यही मैसेज है कि आप जो मर्जी करें, टिकटॉक भी यूज़ करें, एंजॉय करें। आपकी लाइफ है भाई, एंजॉय करने की आप करें, लेकिन उसको मोनेटाइजेशन माइंड से, अगर आपने सिर्फ माइंड को यूं बस शिफ्ट करना है। सही। अगर आप उस चीज़ को शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ तो आप पैसे कमाने लग जाएंगे, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। इसमें भी आपने मनी मेकिंग स्किल्स हमें बता दी हैं। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा ये हम लोग एजुकेशनल टाइप बातें कर रहे हैं। सर आप मुझे थोड़ा, हम लोग इसको लाइटर नोट में लेके चलते हैं। आपसे मैं पूछूंगी कि आपकी ये जो जर्नी रही है, इतनी अरसा आपने काम किया, माशाल्लाह से कितने अरसा हो गया सर आपको काम करते हुए, जब से आपने स्टार्ट किया है? देखिए, एज ए जॉबियन तो मैंने तकरीबन कोई 10 साल जॉब की है, लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट स्टार्टअप जो है मुझे 6 साल हो गए। मीन 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपके? हाँ, टोटल। तो अब आपने स्टार्ट किया होगा, आप 28 से स्टार्ट किया होगा? मैंने टीन एज से मैंने स्टार्ट किया। ठीक हो गया सर। टीन एज से आपने स्टार्ट कर दिया था अपने आप को इस चीज़ में लेके आने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी डिस्ट्रैक्शंस आई होंगी आपकी लाइफ में, तो आपने डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से हैंडल किया? देखिए, मैंने सबसे पहले जो पहली जॉब की थी वो मैंने एज ए रिसेप्शनिस्ट की थी। सही। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3000 के ऊपर मैं एज ए रिसेप्शन लगा था और उस वक्त मैं टीन एज यानी कि 16-17 साल का होता था। सही। असल में मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं अपने कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करता था। सही। मुझे जब भी गैप मिलता था, जैसे सेमेस्टर ब्रेक मिलता था या मैंने मुझे प्रॉपर तरीके से 1 साल मैंने ब्रेक लिया, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था इस हवाले से, तो मैंने ब्रेक लिया कि मैं समझूं कि मैंने किधर जाना। तो फिर मैंने उसमें जॉब की। तो मैं 16-17 साल का था, तो मैंने 1 साल एक जगह पर रिसेप्शनिस्ट जॉब की। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अपने टाइम को, ब्रेक्स को वेस्ट नहीं करता था। तो ये शुरू से मेरे अंदर आदत थी कि अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ में रखें कि चीज़ों को बंदा मनी मेकिंग की तरफ और लर्निंग। देखिए, मनी मेकिंग भी बाद में, पहले लर्निंग। जब आप तक पहले सीखते नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। तो मैं उन लोगों को मशवरा देना चाहूँगा कि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पहले फोकस करें अपनी लर्निंग के ऊपर। अगर आपके पास लर्निंग है तो फिर ही आप मनी मेकिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आप पैसा बिल्कुल नहीं कमा सकते। तो अगर आपने पैसा भी कमाना तो सीखना पड़ता है। और जहाँ तक बात है कि क्या हर्डल्स आई और इसके अंदर जारी बात है की बात करी जी, वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस तो आपकी ओबियसली लाइफ के अंदर आती हैं। आप कभी किसी सूरत में आती है, कभी किसी सूरत में आती है, लेकिन शुरू से एक ही फोकस था कि यार लाइफ के अंदर कुछ करना है, इस लाइफ को वेस्ट नहीं करना। एक अपने दिल के अंदर एक उम्मीद रखी है कि कोई बात नहीं, अगर अभी पैसे नहीं है तो कभी ना कभी तो आएंगे। और उसके लिए छोटी छोटी कोशिशें की, ट्राई की है, एक्सपेरिमेंट किए, अपने टाइम के अंदर, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर लर्निंग की। और ये चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी का ऑब्वियसली पार्ट है, लेकिन कामयाबी आपको तभी मिलती है जब आप फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ एक चीज़ पे लगे रहते हैं। आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसको आप 100% दें, तो आप ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो
सर आपकी बड़ी मतलब ऐसी पर्सनैलिटी है, बड़ी फोकस्ड पर्सनैलिटी है, लेकिन कुछ लोगों की कुछ फेवरेट चीज़ें भी होती हैं। सर मैं आपसे अभी रैपिड फायर करूँगी, अभी आपके साथ खेलेंगे हम लोग रैपिड फायर। तो आप मुझे बताइएगा कि आप मैंने एक क्वेश्चन बोलना है, आपने फ़ौरन से उसका आंसर देना है जो जैसे ही आपके माइंड में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम आपके साथ रैपिड फायर खेलेंगे और आपने मुझे क्विक आंसर्स देने हैं। सर आपका फेवरेट कलर? ब्लू। कार? करोला। कार और बाइक? बाइक। एंटरप्रेन्योरशिप और बीइंग अ लेक्चरर? एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, फैमिली फ्रेंड्स? सुलेमान। मूवीज़ और बुक रीडिंग? मूवीज़। नेटफ्लिक्स और 3 आवर्स मूवी सीजन्स और मूवीज़? नेटफ्लिक्स। ओनली मूवी, नॉट सीजन। ओके, योर फेवरेट मूवी? Evil Dead. जी सर? Evil Dead. Evil Dead. Okay. और your favorite movie star? Favorite movie star in Hollywood, Bollywood or Lollywood? Overall. If we talk about the Hollywood तो obviously Tom Cruise. Okay. और अगर बॉलीवुड में तो मुझे पसंद है। मुझे मैं गैस करूँ? जी। सलमान खान? नहीं। ओके। अजय देवगन। ओके, नाइस। ठीक है, और जो इसके अलावा लॉलीवुड में जो हमारे पाकिस्तान है इसमें शान बाकी बहुत अच्छा काम किया है शान ने। अच्छा, उसके बाद आप हमें बताएं एक्ट्रेसेस के बारे में। एक्ट्रेसेस मुझे देखिए हर अपने टाइम के अंदर आपको कोई ना कोई फैसिनेट करता है। बिल्कुल। आपको मतलब अच्छा लगता है कि आप इस बंदे को पसंद करते हैं इस तरह। तो एक्ट्रेसेस में जब मैं अपनी जवानी के पीक में था तो मुझे करीना कपूर बहुत पसंद थी। और ब्रिटनी मुझे एज ए सिंगर में फीमेल वो काफ़ी मुझे जो है ना उनके गाने पसंद थे। ठीक हो गया। करीना कपूर का भी दौर काफ़ी हैवी रहा है। हाँ जी, वो हमारे टाइम के अंदर वो काफ़ी बहुत, हाँ जी बिल्कुल, उनका पीक था वहाँ पे, उस टाइम पे था। अब तो उनकी जगह बहुत सारी दूसरी एक्ट्रेसेस ने ले लिया, बट करीना कपूर का एक दौर रहा है। इस दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो वो मेरा क्रश था उस टाइम में। ओके, करीना कपूर मतलब सेलिब्रिटी क्रश। सही, बेबो क्रश थी आपकी। आपका सियासत में कितना इंटरेस्ट है सर, मुझे ये बताएं। आर यू अ पॉलिटिकल पर्सन? ओपिनियन रखते हैं आप अपना? देखिए हर बंदा पॉलिटिकल होता है जी। जो ये कहता है कि वो पॉलिटिकल नहीं होता वो झूठ बोलता है, क्योंकि आप हर अपनी जिस जगह पे होते हैं पॉलिटिक्स आपके साथ चलती है। अगर आप घर में हैं तो आप पॉलिटिक्स उस हिसाब से होती है, जब आप कॉर्पोरेट में आते हैं तो आपकी पॉलिटिक्स उस हिसाब से होती है। तो ये जो लोग कहते हैं ना मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, वो गलत कहते हैं, क्योंकि हर बंदा हर जगह पे पॉलिटिकल होता है। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, या आप पॉजिटिव पॉलिटिकल होंगे या आप नेगेटिव होंगे। तो पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है। अब हम आ जाते हैं अपनी रियल पॉलिटिक्स के ऊपर। मेरा पहले तो कभी ये इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में आने का, ना ही मैंने कभी सोचा था। लेकिन अब जब से मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों को एज ए एंटरप्रेन्योर भी देखता हूँ और एज ए पाकिस्तानी नेशनल भी देखता हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि मैं कब आऊँगा, लेकिन मेरा पूरा इरादा है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा और मैं इंशाल्लाह बड़े धूमधाम से आऊँगा। सर इंशाल्लाह हम भी आपको देख रहे हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ। नहीं अभी तो वो पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर होप फॉर द बेस्ट। जी बिल्कुल, अभी मैं यही कह रहा हूँ, अभी पता नहीं है कब, लेकिन अगर कभी मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली बिल्कुल आएंगे। जी ठीक हो गया सर। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना है? पॉलिटिक्स की नहीं कहेंगे हम लोग, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अभी जो रिसेंट क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या ये चीज़ हमारी अब से है कि बहुत पहले से शुरू हो चुकी है ये चीज़? अच्छा देखिए, ये एक बड़ा ही समझ लें कि एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर कोई आपको वो बंदा रिप्लाई सही कर सकता है जिसने हिस्ट्री पढ़ी हो, सही पढ़ी हो। बिल्कुल। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं हिस्ट्री का बहुत अच्छा कोई स्टूडेंट रह चुका हूँ, लेकिन जो प्रीवियस है या पास्ट है या फ्यूचर है मुझे उसका नहीं पता। मैं उसके ऊपर शायद इतना आपको अच्छा रिप्लाई नहीं कर सकूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान की जो है ना फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसकी रीज़न है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, अब उनमें शऊर आता जा रहा है। बिल्कुल। उनको पता चल गया है कि अब हमारे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ये जो शऊर है ना किसी भी कौम के अंदर, आप किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, तो अगर आपने जज करना हो ना कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ कैसी है, तो सर आप किसी भी बंदे को वहाँ पे उठाएं और उससे ये पूछें कि आप अपने जो है कंट्री के बारे में और अपने पॉलिटिशियन के बारे में क्या समझते हैं। तो उसका शऊर होगा ना, वही आपको गाइड कर देगा कि वो कितना स्टेबल है। तो इसी तरीके से किसी भी मुल्क को अगर उठाया जाता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो शऊर के ऊपर डेवलप्ड हुई हैं। तो पाकिस्तान का फ्यूचर इसलिए ब्राइट है क्योंकि यहाँ पर अब लोगों के अंदर स्पेशली यंगस्टर्स में शऊर आना शुरू हो गया, और इस वजह से मैं होपफुली हूँ कि मुझे लगता है कि आगे आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है।
ठीक हो गया, होपफुली, होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो सर मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सेम पीरियड में हम लोग आज़ाद हुए हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया और हम लोग आज़ाद हुए हैं। इवन हमारे बाद हमसे ही अलहदा हुआ है बांग्लादेश, बट अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश और इंडिया हमारे से आगे हो गए हैं, आईटी में आगे हो गए हैं, वो ग्लोबली बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर अपना क्या पर्सपेक्टिव देंगे? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं इसके ऊपर बड़ा आपको ब्रीफ एक जो है ना रिप्लाई करना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं इन चीज़ों के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, और मेरा रिसेंटली अभी बांग्लादेश के लोगों से भी मुलाकात हुई। एक समिट में मैं गया हुआ था, मलेशिया में ग्लोबल समिट, वहाँ पर मेरी इंडियन से भी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे बड़ा जो है उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। 3-4 दिन होटल भी हमारा एक था, घूमते फिरते भी हम इकट्ठे थे, और इवन कि हम घूम फिर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, ऑफिशियल टूर भी था, तो सारी चीज़ें हमारी म्यूचुअल थी साथ। मुझे जो फ़र्क समझ में आया वो ये कि सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, किसी भी मुल्क को जो बनाती है, जो डिफरेंस क्रिएट करती है, वो उसका जो है बेसिकली माइंड सेट है। वो लोग अपने मुल्क के साथ बहुत लॉयल हैं। मतलब आप इवन के मेरे पास वहाँ पर 2 ऐसे डेलीगेट थे, जो एक नॉर्थ इंडियन था और एक जो है बेसिकली मुंबई से एक का ताल्लुक था। तो वो लोग आपस में रहते हुए भी एक इंडिया, एक इनकी मदर लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन वो आपस में हिंदी तक में उनको हिंदी नहीं आती थी। जो नॉर्थ इंडियन के थे, जो तमिल ज़्यादा बोलते थे, वो आपस में भी इंग्लिश में उनको कम्युनिकेशन, उनको इंडिया की ज़ुबान हिंदी नहीं आती। लेकिन जब आप नेशनलिज्म की बात करते हैं तो वो सारे एक ही झंडे के नीचे आ जाते हैं। और इसी तरह बंगाली भी हैं। तो कहने का मकसद ये कि सबसे पहली चीज़ जो उनको हमसे ऊपर लेके जाती है, उनका नेशनलिज्म है। वो इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इसमें क्लियर है। दूसरी बात, दूसरा जो मेन सेक्टर है इस वक्त, वो है आईटी सेक्टर। मैं यहाँ पर एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा। इंडिया ने आज से 30 से 40 साल पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की, जो कि एक्चुअली में हम लोग प्लानिंग नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को, हमारे पॉलिटिशियंस को और हमारे पॉलिसी मेकर्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए था, जो उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लानिंग ये की कि हम अगले 20 से 30 साल बाद पूरी दुनिया के आईटी सेक्टर्स में अपने आप को हमने वहाँ पर पेनिट्रेट करना है और नंबर 1 लेकर आना है। उन्होंने काम करना शुरू किया रूट लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ पे। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर इस तरह के ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स लेकर आए जो आईटी के मास्टर थे, और उन्होंने उस क्वालिटी के ऊपर इन्वेस्ट किया। अब हुआ क्या कि जो बच्चे उन यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, तो गवर्नमेंट ने उसके बाद अपना रोल ये अदा किया कि उन्होंने उन बच्चों को पूरी दुनिया के अंदर, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी, वहाँ पर उन्होंने स्कॉलरशिप्स के ऊपर खुद स्पॉन्सर करके उनको डिप्लॉय करवाया स्टडीज़ के लिए। अब वो जनरेशन थी, मैं बात कर रहा हूँ 90s और 80s की बात कर रहा हूँ। ये प्लानिंग उस वक्त शुरू हो गई थी। उन्होंने उस वक्त जब लोगों को, इन सारे बच्चों को स्कॉलरशिप के ऊपर मुख्तलिफ मुल्कों में, वहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजा। वो 20-30 साल में वो वहाँ के ऊपर बड़े जो ज़बरदस्त आईटी लेवल के ऊपर वो पहुँच गए। और अब आज उसके रिजल्ट आप देख लें, गूगल से लेकर, एडोब फोटोशॉप से लेकर, आपका भी रिसेंटली यूट्यूब से लेकर, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, जस्ट से द नेम, इन सब कंपनीज के अंदर आपको इंडियन मेन हेड पे नजर आएंगे, सीईओ लेवल पे, वही सी लेवल के ऊपर आपको नजर आएंगे। और आप सबको छोड़े, प्राइम मिनिस्टर भी अब यूके का इंडियन जो है वो रीजन है, ग्रो किया है। तो उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग, और वो सब आप देखेंगे यंग लड़के आपको नजर आएंगे, जिनकी एज 40-50 के दरमियान, 35-40 के दरमियान, मतलब यंग है वो। तो ये प्लानिंग आज से 20-30 साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो बिल्कुल। और नहीं, ये पॉलिसी मेकर किसी भी मुल्क के अंदर है ना, अगर कोई बनाते हैं चीजें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकर बनाते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पॉलिसी मेकर ही जो है वो इस तरह की पॉलिसीज और इस तरह की नजरिए और विजन के साथ ही नहीं आते कि वो एक ब्रॉडर वे में देखें। गवर्नमेंट उनकी भी आती जाती रही, लेकिन उन्होंने जो रूट पॉलिसी थी उसके ऊपर उन्होंने काम फिक्स कर दिया कि इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। और आज आप उसके रिजल्ट देख लें, आईटी के वो किंग बने हुए हैं। और इसी तरह बांग्लादेश की भी अगर आप बात करें तो बांग्लादेश के अंदर भी स्टेबिलिटी होने की वजह से, देखें हमारे पास पेपॉल क्यों नहीं आता, क्या रीज़न है? पेपॉल कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आप इवन के बांग्लादेश के अंदर ऑफिशियली पेपॉल मौजूद है। मुझे अपने क्लाइंट से एक पेमेंट मंगवानी थी, तो मुझे पेपॉल के लिए मुझे किसी और मुल्क के किसी दोस्त के साथ रब्ता करना पड़ा, और वो यूएई में रहता था, और वहाँ से उसके अकाउंट के अंदर मुझे पेमेंट, मेरे पास कोई डायरेक्ट पेमेंट गेटवे ही नहीं है कि मैं पेपॉल मंगवा सकूँ। और पेपॉल क्या है, जस्ट एक सिंपल
पेमेंट गेटवे है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेपॉल नहीं है, जबकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान, मुझे तो लगता है अफगानिस्तान में भी पेपॉल मौजूद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी निकल तो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन ये है स्टेबिलिटी। हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी अच्छी कंपनी यहाँ आने को तैयारी नहीं है। और ये किसने करना है? ये एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है, ये पॉलिसीज मेकर ने करना है। मैं और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम पेपॉल को यहाँ ला सके, हम नहीं ला सकते। कौन लेकर आ सकता है? हमेशा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उन लोगों को, बड़ी कंपनीज को श्योरिटी दी जाती है और उनको यहाँ, आप मुझे बताएं कोई एक इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पर मौजूद हो? माइक्रोसॉफ्ट नहीं मौजूद, फेसबुक का कोई ऑफिस मौजूद नहीं है, गूगल का कोई ऑफिस मौजूद नहीं है, पेपॉल आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि आप यही इंडिया और बांग्लादेश में चले जाएं, सिर्फ इंडिया में ही चले जाएं, तो आपको दुनिया के सारे कॉर्पोरेट ऑफिस के, एशिया, सेंट्रल एशिया के जो ऑफिस हैं वो इंडिया में आपको मिलेंगे। अमेज़न का दुनिया का सबसे बड़ा उनका कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद में बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका हुआ है। टेस्ला वहाँ पे आ चुका हुआ है। हम तो यकीन करें कि अपनी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स तक नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते, वो भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो कहने का मकसद सारा ये है कि ये सारी पॉलिसी मेकर की चीज़ें हैं और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से हमारे मुल्क कंटिन्यूसली पीछे जा रहा है। बिल्कुल, बहुत पीछे जा चुका है ऑलरेडी। सर, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि मैंने काफ़ी जगहों से ये सुना है कि आप लोग कहते हैं कि कभी भी आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, विदाउट मनी आप स्टार्ट नहीं कर सकते, मनी मेक्स मनी। तो इसके ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, ये बात जो लोग कहते हैं वो अपनी जगह ठीक कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। बिल्कुल। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर, मेरा अपना एक नज़रिया है। बिल्कुल। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक कहते हैं, सही। मेरा एक अपना नज़रिया है, क्योंकि मैंने कभी पैसे से पैसा नहीं खींचा, तो इसलिए मैंने कभी इस फार्मूले पे काम नहीं किया। सही। मैंने रूट लेवल से नो मनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने काम किया, जैसे कि नो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने काम किया स्किल बेस के ऊपर कि आप स्किल सीखे। देखिए, मनी किसे कहते हैं? मेरे नज़दीक जो है ना, खाली मनी जो कैश को नहीं कहते, आपका टाइम भी मनी है। बिल्कुल। जैसे कि एक बड़े मशहूर एक लाइन है कि टाइम इज मनी। बिल्कुल। मैं एक्चुअली में इस पे बिलीव करता हूँ कि टाइम ही असल मनी है। अगर मेरे पास दो रास्ते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक जगह के ऊपर मैं जॉब करता था, मैंने वहां पर जब जॉब स्टार्ट की तो मैंने वहां पर अपना टाइम देना शुरू किया और मैं टाइम देता था अपने वर्किंग आवर्स के अंदर। मैं उस कंपनी का बड़ा अच्छा काम करता था और मैं एक बेस्ट एम्प्लॉय था उस कंपनी का। लेकिन मैंने उसके बाद एज ए फ्रीलांसर भी काम करना शुरू कर दिया और मैं उस 8 घंटे के बाद 8 घंटे मैं एज ए फ्रीलांसर काम करता था। तो मैंने उस 8 घंटे को जो कंपनी को दिए थे, उसके बाद 8 घंटे को मनी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो आपके पास एक्चुअली में स्किल होती है जिसकी बेस के ऊपर आप मनी लेकर आते हैं। तो स्किल के ऊपर क्या होता है? टाइम लगता है। जब आप टाइम, जैसे अब तो देखें, अब तो ज़माना फ्रीलांसिंग का आ गया ना, ऑनलाइन अर्निंग का आ गया। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, यूएस से क्लाइंट पकड़े, पाकिस्तान के किसी भी देहात के अंदर बैठ के इंटरनेट और लैपटॉप के ऊपर आप पूरी वेबसाइट बना देते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं और आप उसे पैसे मंगवा लेते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि एक्चुअली में स्किल इज़ अ पावर। स्किल अगर आपके पास है तो आप मनी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो वाले ज़माने नहीं रहे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो ये कहता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो मेरे नज़दीक वो एक समझ लें कि अपने आप को खुद बेवकूफ़ बना रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है और अपने आप को खुद बेवकूफ़ कर रहा है। वो एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहता। इसी वजह से उसके पास ये एक्सक्यूजेज हैं। तो एक्सक्यूजेज नहीं, अब हर जगह पर आप स्किल बेस के ऊपर पैसा कमा सकते हैं। आप स्किल सीखें, उसके ऊपर पैसा कमाएं और टाइम अपना कन्वर्ट कर दें मनी के अंदर, और जीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वही मैं कह रही थी कि आपका अपना पर्सपेक्टिव है, तो आप अपना पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव ये है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट बाय योर स्किल्स एंड योर टाइम। जस्ट सिंपल ऐड एनी स्किल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई स्पेसिफिक सीखें, वीडियो एडिटिंग ही सीखें, ग्राफिक नहीं, एनी स्किल। इवन के डाटा एंट्री दुनिया का सबसे इजीएस्ट काम है। आप डाटा एंट्री के ऊपर काम करना शुरू कर दें तो आप लाखों कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो सर, अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पेरेंट्स का क्या रोल था? मतलब वो आपको एज अ जॉबियन ही देखना चाहते थे? मतलब पाकिस्तान का एक है ना, हमारे जितने भी पेरेंट्स होते हैं, इवन मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मेरी सरकारी नौकरी हो, CSP बनूँ या इस तरह का कुछ है, लेकिन इंसान का अपना एक अलग विजन होता है। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपके पेरेंट्स का क्या आपके बारे में लेके उनके थे कि गोल्स, मेरा बच्चा ये अचीव करे, और आपने उस तरह से लेके चले कि आप अपनी जर्नी को किसी और तरीके से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि हमें कोई करियर काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया उस टाइम में लोगों को, क्योंकि
पेरेंट्स जो होते थे उनको उनका इतना एक विजन नहीं होता था, क्योंकि वो सादा लोग और सादा तबीयत के लोग होते थे, तो उनको इतनी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता था कि दुनिया में चल क्या रहा है। एक गैजेट्स, एक रेवोल्यूशन आ रहा था ना 2000 के अंदर, मिलेनियम के अंदर एक रेवोल्यूशन आ रहा था कि लोग जो 2000 से पहले के हैं वो अगर बच्चे जो थे वो उनको उस तरह पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उनके पेरेंट्स थे 80s के 70s के, सॉरी 80s के भी नहीं बल्कि वो 60s के पेरेंट्स तो 60s के होंगे। तो एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप था। और पाकिस्तान हमेशा टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि 20-30 साल बाद आती है। बिल्कुल। तो ये उस टाइम पे वहाँ के उस वक्त जो बच्चे थे उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनको करियर काउंसलिंग नहीं मिलती थी। जो उस वक्त जमाना चला जी आईकॉम करें, सब आईकॉम के पीछे भागते थे। हवा चली जी भेड़ चाल जिसे कहते हैं जी, MBA करें, सारे MBA की तरफ भाग। तो पेरेंट्स को भी यही समझ आती थी जो सुनाई दे रहा है यही अच्छा है। अच्छा, अब इस मामले के अंदर मेरे पेरेंट्स का हमेशा से ये क्लियर था कि वो मुझे चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूं। सही। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि दोनों गवर्नमेंट जॉब करते थे। सही। तो जाहिर बात है उन दोनों का माइंडसेट ये था कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये भी आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, क्योंकि वालिद साहब और वालदा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब करते थे और दोनों ही वर्किंग मोड में होते थे। मेरी वालदा वर्किंग वुमेन थी। अब उसमें ये है कि प्रॉब्लम ये आती थी कि मुझे पता नहीं क्यों, शायद मुझे नहीं पता या मेरी तबीयत में थी, मुझे गवर्नमेंट जॉब वैसे ही नहीं पसंद थी। मेरे वालदा ने मुझे बहुत कोशिश की कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया जाए और उसके अंदर तुम कहीं छोटी से ही स्टार्ट कर दो और फिर आस्ता आस्ता अपने पेपर दे के या स्केल अप होते रहना। और सिलसिले में उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की और काफ़ी जगहों पे मेरे पर नाम भी आया। लेकिन मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि मैं गवर्नमेंट जॉब की बजाय मैं प्रेफर करूँगा मैं प्राइवेट जॉब करूँ। अब ये एक बड़ी एक अजीब बात है सुनने के लिए कि लोग कहते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब की बजाय तुम प्राइवेट जॉब को प्रेफर कर रहे हैं। ये एक समझ लें कि एक नामुमकिन सी एक बात है कि जिसके अंदर एक नॉर्मल बंदा रिएक्ट करेगा कि ये पागल है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी गवर्नमेंट जॉब में, जो मैंने देखी भी थी अपने पेरेंट्स में भी और बाकियों में भी जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कि बंदा गवर्नमेंट जॉब में सीख नहीं सकता। सही। स्टक हो जाता है, उसका माइंड स्टक हो जाता है, उसकी लर्निंग रुक जाती है। सही। इसलिए मैंने कभी भी गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर नहीं की और मैंने यही किया कि मैंने प्राइवेट जॉब करनी है, क्योंकि मुझे प्राइवेट जॉब के अंदर मजा आता था चैलेंजेस में। क्योंकि शुरू से तबीयत ही ऐसी थी, मेरी इस तरह की नेचर थी कि मैं चैलेंजेस को वेलकम करता था कि यार आज अगर काम मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब मैं 2 दिन से एक ही काम कर रहा हूँ, इसमें कोई मुझे टफ टाइम नहीं मिल रहा। और इंसान सीखता ही तब है और इंसान शाइन ही अपने आप को पॉलिश ही तब करता है जब वो चैलेंजेस में आता है। ये कोई चीज़ नहीं है कि आप बड़ा स्मूथ लाइफ गुजार रहे हैं। देखिए ये तो मेरे नज़दीक तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको दिमाग दी है, आपको अकल दी है, शऊर दिया है। ये चीज़ जानवरों में नहीं है, ये इंसानों में है। हम में और जानवरों में शऊर और अकल का ही फ़र्क है, वरना बाकी 4 हाथ पाँव सब कुछ उनके पास, आंखें वही हैं और अकल हमें उनसे अशरफुल मखलूकात में लेके जाती है। तो मेरा दिल करता था कि यार चीज़ों के अंदर एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। तो इस वजह से हमेशा से उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब, लेकिन मैंने कहा प्राइवेट जॉब। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि उसके अंदर एक और भी रीज़न थी। रीज़न ये थी कि उससे सोसाइटी को आप बेनिफिट नहीं दे, क्योंकि मैंने अगर गवर्नमेंट जॉब की तो वो मैं सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के लिए कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन एज ए प्राइवेट और आगे एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे ये नजर आता था कि इससे बाकी लोगों के लिए भी रास्ते निकल सकते हैं। तो हर बंदे का अपना एक विजन होता है। तो मेरा विजन शुरू से यही था कि न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू चीजें एक्सपीरियंस करो, उस काम में करो जिस काम में आपको मजा आता है। ऐसा काम जिसमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको एंजॉय करके नहीं कर रहे तो उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी डेड हो जाती है। और जहाँ पर क्रिएटिविटी डेड हो जाए फिर इंसान, मुझे लगता है कि वो फिर मतलब देखिए गवर्नमेंट जॉब का एक और बेनिफिट मुझे जो सिर्फ और सिर्फ यही बेनिफिट नज़र आता है, इसके अलावा तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आता कि लड़का काला हो गोरा हो कुछ भी हो, गवर्नमेंट जॉब हो तो अच्छी लड़की मिल जाती है, तो आपको कोई भी रिश्ता इजीली लड़के को दे। लेकिन आपकी भी बड़ी यंग एज में शादी है, इसका क्या आप तो प्राइवेट जॉब कर रहे थे? देखिए यंग एज में शादी का मकसद तो यही था कि अपने आप को उसी सेंस में कि स्ट्रीमलाइन कर लेना। सही। ठीक है, ये डिसीजन मेरे घर वालों का नहीं था यंग एज में शादी करने का, ये मेरा अपना डिसीजन था। मैंने अपने पेरेंट्स से खुद कहा था कि मेरी अब शादी करें। ठीक हो गया। हाल तो मेरी एज उस हवाले से अभी मैं कमाता भी नहीं था प्रॉपर तरीके से, अगर अर्निंग देखी जाए तो मेरी शायद अर्निंग 15 या 20 हज़ार भी नहीं थी। लेकिन मैंने अपनी फैमिली पे अपने मदर से खुद बात की, मैंने अपने वाले साहब से बात की कि मेरी शादी कर दी। उसके पीछे भी रीज़न ये थी कि मैं अपने आप को फोकस करना चाहता हूँ। ये देखें इंसान के अंदर है ना, ये एक आना ही आना होता है फिर, चाहे वो लड़का है
चाहे वो लड़की है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप जितनी जल्दी कर लेंगे आप अपने गोल के ऊपर और डिटरमिन हो जाएंगे। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने आप को फोकस करें और ये वाला प्रोसीजर आप जल्दी जल्दी निकालें और अपने काम के ऊपर अपने लाइफ के अंदर एक विजन को लेकर चले ना। तो ये एक सबसे बड़ी रीजन थी अर्ली। और मैं खुद कहता हूँ कि जल्दी शादी होनी चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की। ये कोई देखिए ये कोई फार्मूला नहीं है कि जो मर्दों के लिए रूल बना दिया गया है कि आप 30-35 तक के होंगे तो आप शादी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक इंतहाई जुल्म है मर्दों के ऊपर भी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप हर सारी उम्र कमाते ही रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि कभी आप सेट हो जाए, तो सेट आप कभी नहीं होते। तो मेरा ऑडियंस के साथ यही मशवरा है कि लड़कों को स्पेशली मैं यही इंकरेज करता हूँ कि आपको शादी करने के लिए क्या चाहिए। आपको इस्लाम ने तो बहुत इजी वे बताया हुआ है कि आप आराम से जाके मस्जिद में भी निकाह कर सकते हो। नहीं ऐसी मस्जिद में जाके निकाह करते हैं सबसे पहले तो लड़की चाहिए ना सर। वो तो मस्जिद में ऐसे किसी को बाजू पकड़ के, सॉरी वो तो ऑब्वियस बात है कि आप मेरे नजदीक शादी के लिए एक लड़के को उसको सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो वो फाइनेंशियल स्टेबल हो, दूसरा वो मेंटली तौर पे मैच्योर होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही बच्चा ज़हन का हो, और तीसरी चीज़ ये कि वो उसके पास जो है ना उसके पास अपनी फैमिली जो उसकी है उसको सपोर्ट करी कि हाँ जी अब इसकी कर देनी चाहिए। तो ये 3 ही एलिमेंट मेन होता है, अपना घर वगैरह इस तरह की चीज़ें हो। तो अगर आप लाजमी नहीं है कि आप 35-30 साल की उम्र में जाकर आप ये चीज़ें लें, अब तो वो ज़माना नहीं रहा। आप जल्दी अर्न करना शुरू कर दें, आप अपना टाइम मत कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आप कॉलेज की लाइफ से ही आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना शुरू कर दें। आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें, आप छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें, 5-10 हज़ार रुपये से एक्सपेरिमेंट करें। अब तो बहुत ज़्यादा सीड फंडिंग और इवन के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी आ चुके हैं। गवर्नमेंट भी जो इमरान खान के टाइम में जो है वो 0 इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिए गए हैं। अच्छा वो 0 इंटरेस्ट लोन भी सुन लें, मेरे एक बंदे से मुलाकात हुई जो कि इस फील्ड में था, जो वहाँ पर उनकी मैनेजमेंट में था। उसने बताया, कहता है 0 इंटरेस्ट पे भी लोन लेकर लोगों ने किसी पैसे से शादी की, घर पे लगा दिए। मतलब जिसका मकसद था एंटरप्रेन्योरशिप का उसकी बजाय घर पे लगा दिए, खा पी लिए। तो ये देखें ये तो हमारा माइंडसेट है, बिल्कुल हमारा माइंडसेट शिफ्ट होने की देर है। तो कहने का मकसद ये कि जब आप हर चीज़ आपके पास मौजूद है और आप फिर भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो कहने का सिंपल वर्ड में मतलब ये है कि आप अपने आप को स्टेबल जल्दी कर सकते हैं और जल्दी शादी करना ये ज़्यादा बेहतर है। स्टेबिलिटी चाहिए ना, उसके लिए 35 होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही। तो आज हम लोगों ने जाना सारा इनसाइट ऑफ मिस्टर वहाब यूनुस, CEO PNB ग्रुप ऑफ कंपनीज की लाइफ के बारे में। उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और वो यहाँ तक किस तरह से पहुँचे, और थोड़ा सा सियासत पे भी बात की और उससे रेलिवेंट उनके घर के बारे में भी बात की। तो आई गेस आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और इस पॉडकास्ट में इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी होगी, बिकॉज ही himself is a book to read about entrepreneurship. So इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड जो सर्वा आप खुद ही करेंगे होस्ट। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह।